ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज सुशांत साहनी। आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है विच इज बेसिकली कॉल्ड लॉस लिमिटेशन। यूएस टैक्सेशन के अंदर लॉस लिमिटेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक बात को समझिए। आप जब भी प्रॉफिट कमाते हैं, यानी कि जब भी आपको गेन होता है, तो उस पे आपको आईआरएस को क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है, राइट? ऐसा है। बताइए, ऐसा होता है। यानी कि जब आपका बेनिफिट हुआ जब टैक्स पेयर का, तो आईआरएस का भी बेनिफिट हुआ, राइट? मतलब जब टैक्स पेयर मुनाफा कमाता है, जब टैक्स पेयर पैसे कमाता है, तब टैक्स पेयर टैक्स देता है। किसको देता है? आईआरएस को। तो ये टैक्स पेयर्स ने क्या बोला कि आईआरएस जी, आप प्लीज थोड़ा सा हमारे साथ सिंपैथाइज करिए, एक बारी समझिए हमारी फीलिंग्स को। टैक्स पेयर्स ने ये बोला आईआरएस को। और ये क्यों बोला उन्होंने? कहते कि यार, जब हमारा गेन होता है, प्रॉफिट होता है, जब हमारा मुनाफा होता है, तब आप हमसे टैक्स ले लेते हो। जब हम पैसे कमाते हैं, हम वेजेस सैलरी उठाते हैं, तब आप हमसे टैक्स ले लेते हो। अगर एक बिजनेसमैन अपने गेन पे, प्रॉफिट्स पे टैक्स दे रहा है, तो वो बिजनेसमैन को अगर लॉसेस हो रहे हैं, अगर लॉसेस हो रहे हैं, या फिर किसी भी व्यक्ति को अगर लॉसेस हो रहे हैं, तो उस लॉसेस का भी बेसिकली बेनिफिट मिलना चाहिए अब टैक्स पेयर को। यानी कि इफ आई अर्न प्रॉफिट, आईआरएस गेट्स अ पार्ट ऑफ दैट प्रॉफिट इन फॉर्म ऑफ टैक्स। सो इफ आई एम बियरिंग अ लॉस, आई विल एक्सपेक्ट आईआरएस टू बियर अ पोर्शन ऑफ दैट लॉस विद मी एज वेल, है ना? अब आईआरएस को लॉस पे लिमिटेशन क्यों लगानी पड़ी? एज इन आईआरएस पूरा का पूरा आपका किसी भी अमाउंट का लॉस अलाउ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, ये बता देता हूं। बिकॉज यू नो, जब आपकी ग्रॉस इनकम, जब आपको प्रॉफिट्स होते हैं, तो आपकी ग्रॉस इनकम इंक्रीज करती है ड्यू टू प्रॉफिट्स। एंड अगर आपकी ग्रॉस इनकम इंक्रीज कर रही है, तो आईआरएस को कोई दिक्कत होगी क्या? बताइए, नहीं होगी कोई दिक्कत। ज्यादा ग्रॉस इनकम, ज्यादा प्रॉफिट्स आपके, मतलब आईआरएस को नो प्रॉब्लम, बिकॉज आईआरएस विल गेट इट्स टैक्स। लेकिन अगर आप ग्रॉस इनकम पे इफेक्ट देखो लॉस का, तो लॉस के कारण ग्रॉस इनकम रिड्यूस हो जाती है, राइट? लॉस के कारण आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है, राइट? जिसके कारण जब आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स भी कम देना पड़ेगा। टैक्स भी कम देना पड़ेगा। एम आई मेकिंग सेंस और नॉट? प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ, एक बार बताइए मुझे, सबको समझ में आ रही है यहां तक की कहानी? यस सर। यस सर। अब एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। वो कह रहे हैं कि लॉस पे हम एक लिमिट लगा रहे हैं। आईआरएस ने लॉस पे एक लिमिट लगाई है। क्या लिमिट है? वो लिमिट है कि आप कितने अमाउंट तक का लॉस बुक कर सकते हैं। बिकॉज लॉस एक तरीके से क्या है? डिसएडवांटेज है ना आईआरएस को। अगर वो लॉस अलाउ कर रहा है, उसको तो कम टैक्स मिलेगा क्योंकि उसने लॉस अलाउ कर दिया। तो इस लॉस पे उसने एक लिमिट लगा दी। एंड इसे कहा जाता है कि योर लॉस, योर डिडक्टेबल अमाउंट ऑफ लॉस is limited to ARA. What is ARA? Is limited to at risk amount. At risk amount क्या होता है? एट रिस्क अमाउंट, अभी तक की कहानी सबको समझ में आ गई? लॉसेस अगर आपको होते हैं, तो आप लॉस की डिडक्टिबिलिटी ले सकते हो, लॉस को डिडक्ट कर सकते हो। किस अमाउंट तक? एट रिस्क अमाउंट तक। ठीक है। अब ये एट रिस्क अमाउंट क्या होता है? आपने कोई भी एसेट परचेज करा, ठीक है? आपने कोई भी एसेट परचेज करा, सपोजिंगली आपने एक बिल्डिंग परचेज करी। इस बिल्डिंग को, इस बिल्डिंग की जो कॉस्ट थी, वो थी $500,000 जब आपने पे करी और ये बिल्डिंग खरीदी। ठीक है। इनिशियली आपने इस अमाउंट को कैसे पे कर सकते हो? मेजरली या तो कैश से,
या फिर डेट से, यानी कि लोन लेके आप पेमेंट करो, है ना, कैश से पे करोगे और लोन से पे करोगे, और क्या तरीका है, जनरली यही तरीके हैं। सपोजिंगली आपने $200,000 का कैश दे दिया, एंड जो आपने लोन लिया, बैंक से लोन लिया, कोलैटरल में अपनी यही बिल्डिंग रखी, ऑब्वियसली इसी बिल्डिंग को कोलैटरल रख के आपने लोन लिया है, एंड आपने बाकी की पेमेंट लोन से करी है $300,000 के। तो बेसिकली एक एसेट की जो कॉस्ट होती है, एक एसेट को जो खरीदने का आपका खर्चा रहा, वही आपका अमाउंट है जो डूब सकता है। मतलब आप मेरी बात समझ रहे हो, दिस इज द अमाउंट विच यू बेसिकली स्पेंड ऑन बाइंग दिस बिल्डिंग, एंड दिस $500,000 से ज्यादा का आपका नुकसान नहीं होना चाहिए आईआरएस के हिसाब से। बट क्या इससे ज्यादा का नुकसान नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। जैसे सपोजिंगली आपने स्टार्टिंग में ही खरीद ली, आपने इस बिल्डिंग को होल्ड करके रखा 5 इयर्स, 5 इयर्स के बाद आपकी बिल्डिंग के आसपास एक हाईवे निकल गया, यहां पे एक हॉस्पिटल खुल गया, ठीक है, यहां से यहां से मेट्रो बन गई। तो बेसिकली आपकी बिल्डिंग के आसपास डेवलपमेंट हो गई, जिसके कारण आपकी बिल्डिंग की फेयर मार्केट वैल्यू इंक्रीज कर गई, ठीक है। अब अब इस बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो है 100,000, यू कैन कंसिडर इट टू बी $800,000। $800,000 अब इस बिल्डिंग की वैल्यू हो गई है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, सपोजिंगली 5 साल के बाद एक अर्थक्वेक आता है, या फिर सब कुछ भी होता है, कुछ भी होता है, कोई किसी कारणवश आपकी बिल्डिंग की वैल्यू $0 हो जाती है, बिल्डिंग की वैल्यू $0 हो गई। सपोजिंगली कैसे, बिल्डिंग एक डिस्प्यूटेड एरिया पे थी, आपको नहीं पता था, गवर्नमेंट ने बिल्डिंग को सीज कर दिया, कुछ भी हो गया XYZ, अब आपकी बिल्डिंग की वैल्यू हो गई है $0, ठीक है। अब बात यह आती है कि आपका ऑन पेपर्स देखा जाए तो नुकसान कितने का हुआ, $800,000 की बिल्डिंग थी और वो जीरो की वैल्यू की हो गई, तो आपका नुकसान तो $800,000 का हुआ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन $800,000 वॉज योर टोटल रियलाइज्ड लॉस, ठीक है, टोटल रियलाइज्ड लॉस। रियलाइज्ड लॉस का मतलब क्या है कि इतना आपको इवेंचुअली लॉस हुआ है, बट इसमें से आप कितना रिकॉग्नाइज कर सकते हो अपना एट रिस्क अमाउंट। एट रिस्क अमाउंट मतलब जो अमाउंट आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करा था, यानी कि कैश और डेट के फॉर्म में, वो हो गया आपका एट रिस्क अमाउंट। एक और एग्जांपल करते हैं, आपने एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर 25% का शेयर खरीदा और वो शेयर आपको पड़ा $5,000 का, ठीक है, $5,000 का आपने शेयर खरीदा। अब यही आपके शेयर की वैल्यू है ना, एंड ये आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है। हो सकता है आपने कैश में इन्वेस्ट करा, हो सकता है आपने डेट में इन्वेस्ट करा हो, लोन लेके इन्वेस्ट करा हो। अब अगर आपको पार्टनरशिप का नुकसान हो जाता है, पार्टनरशिप का नुकसान कितना हो जाता है, $50,000 का, 50,000 या फिर $100,000 का लॉस हो जाता है पार्टनरशिप को। इस $100,000 में से आपका शेयर कितना हुआ लॉस का, $25,000, है ना, $25,000। अब आप 25,000 का आपका रियलाइज्ड लॉस है, लेकिन आप रिकॉग्नाइज कितना कर सकते हो, जितना आपका एक्चुअली में नुकसान हुआ है। आपका नुकसान 5,000 लगाए थे आपके, वो डूब गए, आप $5,000 तक माइनस कर सकते हो, बिकॉज दैट इज योर इन्वेस्टेड अमाउंट, दैट इज द अमाउंट जो आपका नुकसान हो सकता है आईआरएस के हिसाब से। इससे ज्यादा का हो रहा है तो हम लिमिटेशन रख रहे हैं उस पर, वो नहीं माइनस कर सकते, ठीक है। नाउ एट रिस्क अमाउंट के अंदर कुछ चीजें होती हैं, जैसे एट रिस्क अमाउंट इज द इनिशियल कॉस्ट इन फॉर्म ऑफ कैश दैट यू इनकर्ड,
प्लस डेट, यानी कि लोन्स, इफ यू टुक एनी लोन्स टू अक्वायर दैट एसेट और दैट पार्टनरशिप के अंदर का शेयर या फिर कोई शेयर, एनीथिंग। नाउ ये डेट दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं, रिकोर्स एंड नॉन रिकोर्स। रिकोर्स में आपकी पर्सनल लाइबिलिटी होती है। रिकोर्स का मतलब क्या है मैं ये बता देता हूं। आपने बैंक से लोन लिया, ठीक है। अब वो रिकोर्स लोन तब माना जाएगा जब अगर आप के लोन पे डिफॉल्ट होती है पेमेंट में तो बैंक आपके पास आ जाएगा और आपको तंग करेगा, आपसे पैसे मांगेगा। नॉन रिकोर्स लोन के अंदर बैंक मेरे पास नहीं आ सकता, किसी और के पास जाएगा, मेरे को नहीं पता कौन जाएगा। ऐसा फैक्टरिंग के केस में होता है। व्हाट इज फैक्टरिंग? मेरे अकाउंट्स रिसीवेबल थे 10,000 के, मेरे को 10,000 चाहिए थे। मैं प्रभजोत के पास गया, मैंने कहा प्रभजोत भाई आप क्या ये ले लोगे मेरे अकाउंट रिसीवेबल्स, इन्होंने 2 महीने बाद पैसे लेने हैं, आप उनसे ले लेना, आज आप मुझे 10,000 दे दो। प्रभजोत ने बोला सर दो बातें डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो 10,000 रुपये आपको जो 2 महीने बाद मिलने थे वो आपको अभी मिल रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको 9,500 रुपये दूंगा। वो 500 डॉलर्स तो प्रभजोत रखेगा ना। उस दो दो महीने वो क्यों वेट कर रहा है, अपने पैसे मुझे क्यों दे रहा है? वो इसीलिए दे रहा है, ही इज गोइंग टू वन आउट ऑफ इट, नंबर वन। सेकेंडली, प्रभजोत मुझसे पूछेंगे सर ये रिकोर्स डेट है या नॉन रिकोर्स है, मतलब इज इट अ रिकोर्स फैक्टरिंग और नॉन रिकोर्स? तो मैं बोलूंगा भाई इट इज रिकोर्स। रिकोर्स का क्या मतलब? अगर जिसने 2 महीने बाद अब पैसे देने थे मुझे, अब वो प्रभजोत को देगा, है ना। अब प्रभजोत को वो पैसे नहीं दे रहा है, वो डिफॉल्ट कर रहा है अपनी पेमेंट पे। तो अगर ये रिकोर्स डेट है तो प्रभजोत आ सकते हैं डायरेक्टली मेरे पास और बोलेंगे सर आप पैसे वापस करो, मुझे नहीं पता, कहीं से भी दो, अब आप दोगे। अगर मैं बोलता ये नॉन रिकोर्स डेट है और प्रभजोत मान जाते तो प्रभजोत अब मेरे पास नहीं आ सकते। ही कैन नॉट रिट्रेस बैक टू मी, ही कैन नॉट रिकोर्स बैक टू मी। गेटिंग माई पॉइंट? भैया इतनी शांति से क्यों बैठे हैं आप? सच 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 बताओ, समझ नहीं आ रहा या समझ में आ रहा है सब? नहीं आ गया सब सर। सब समझ में आ आ रहा गया सर। यस सर। है? यस आज जी। सर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला कोर्स चैप्टर चल रहा है। बिल एंडोर्स कर दिया और वो मीम नहीं हुआ नहीं, तो वो तो वापस एक बस लाइबिलिटी इधर बात की आती है। रिकोर्स समझाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर डेट है। अगर आप बिल उसकी बात करते हो, बिल रिसीवेबल वगैरह की बात करते हो, तो किसी और का बिल रिसीवेबल आपके लिए लोन है ना। आपके लिए तो वो बिल पेबल हुआ ना। हम बिल पेबल वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव परचेज समथिंग। अब जब हमने कोई लोन लिया है वो रिकोर्स हो सकता है, नॉन रिकोर्स हो सकता है। अगर वो रिकोर्स है देन इट इज अ पार्ट ऑफ एट रिस्क अमाउंट। अब नॉन रिकोर्स दो तरीके के हो सकते हैं। कितने तरीके के हो सकते हैं नॉन रिकोर्स? दो तरीके के लिए। या तो वो नॉर्मल नॉन रिकोर्स होगा विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ एट रिस्क अमाउंट, बिकॉज ये मेरी पर्सनल लाइबिलिटी है नहीं, ठीक है। एक होता है क्वालिफाइंग नॉन रिकोर्स फाइनेंसिंग, QNRF। QNRF ARA का पार्ट होता है। क्या होता है QNRF, इस बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो बेसिकली ARA क्या हुआ, एट रिस्क अमाउंट क्या हुआ? एट रिस्क अमाउंट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ लॉस विच यू कैन डिडक्ट। आपको कभी भी कहीं भी नुकसान होता है तो आप अपना नुकसान एट रिस्क अमाउंट तक ही डिडक्ट कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? एंड एट रिस्क अमाउंट क्या होता है? किसी भी चीज को खरीदने के लिए आपने जितना कैश लिया, प्लस अगर आपने उसको फाइनेंस कराया यानी लोन वोन लिया है, तो वो लोन और वो कैश का अमाउंट एट रिस्क अमाउंट बनता है। एंड लोन के अंदर भी, डेट के अंदर भी, एक होता है आपका रिकोर्स डेट विच इज अ पार्ट ऑफ ARA, एक होता है नॉन रिकोर्स डेट। नॉन रिकोर्स डेट में आपकी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती, इसीलिए आप ही पे बर्डन नहीं पड़ेगा लास्ट में अगर डिफॉल्ट होता है और पेमेंट आप ही की जेब से जाएगी, ऐसा नहीं है। इसीलिए जो नॉर्मल नॉन रिकोर्स डेट है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ARA। लेकिन कुछ नॉन रिकोर्स डेट्स, कुछ नॉन रिकोर्स लोन्स को कहा जाता है क्वालिफाइड नॉन रिकोर्स फाइनेंसिंग, एंड दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ ARA। तो ARA इन शॉर्ट क्या हुआ? जितना आपने पैसा खर्चा किसी भी चीज को खरीदने के लिए, अब वो पैसा खर्च सकते हो आप कैश या लोन के अंदर। तो कैश तो नॉन रिकोर्स, कैश तो आपका ARA अमाउंट है ही।
लोन का, रिकोर्स वाला एंड QNRF, ये दोनों आपका एट रिस्क अमाउंट है। इन सबका सम इज योर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिमिटेशन ऑन लॉस विच यू कैन बेसिकली डिडक्ट। क्या ये कहानी क्लियर है यहां तक की? ठीक है। नाउ लेट मी जस्ट यस ऑल्सो सर। टेल यू वन थिंग। ये वाला एग्जाम्पल इज वेरी गुड टू अंडरस्टैंड एट रिस्क अमाउंट या फिर लॉस लिमिटेशन। ये वाला जो मैंने एग्जांपल लिया था, ये टेक्निकली टेक्निकली फिट नहीं बैठता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिया था, तभी आप समझ पाओगे कि यहां पे चल क्या रहा है। इफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग, यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। अभी अब हम जाएंगे अपने टेक्स्ट की तरफ, देन यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज इट इवन बेटर। हम कुछ एग्जांपल्स भी करने वाले हैं अभी, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल, प्रॉब्लम एग्जांपल्स भी करेंगे एआरए पे। बट द एसेंस ऑफ एआरए मस्ट बी क्लियर, द एसेंस ऑफ लॉस लिमिटेशन मस्ट बी क्लियर। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? यस सर। एक और चीज बिफोर वी यस सर। गो टुवर्ड्स योर बुक, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा सा। आप लोग इनकम, टैक्सेशन के अंदर इनकम्स आप दो तरीके की कमाते हो, एंड आपके लॉसेस भी दो तरीके के होते हैं। एक होती है आपकी ऑर्डिनरी इनकम, और एक होता है आपका ऑर्डिनरी लॉस। एक होता है आपका कैपिटल इनकम, कैपिटल गेन, और कैपिटल लॉस। ठीक है। जो कैपिटल लॉस, सॉरी, कैपिटल लॉस ये होता है। एक इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूं, तो अगर उसको किसी साल में कैपिटल लॉस हो जाता है $5,000 का, कैपिटल गेन हो जाता है $5,000 का, तो वो अपने कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस को ऑफसेट कर सकता है, इंडिविजुअल। ठीक है। मतलब कैपिटल गेन कैपिटल लॉस से ही ऑफसेट होगा। लेकिन सिंस इंडिविजुअल्स हैं और कैपिटल गेन्स कैपिटल लॉसेस बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं होते इंडिविजुअल्स के साथ में जितना कंपनीज के साथ में होते हैं, इसीलिए एक इंडिविजुअल्स को लेके इन्होंने एक स्कीम दी हुई है आपको, एक कहा से कह सकते हैं आपकी एक ऑप्शन दिया हुआ है। और वो ऑप्शन क्या है कि अगर आपको सिर्फ कैपिटल लॉस होता है और कोई कैपिटल गेन नहीं होता है, तो आप अपना कैपिटल लॉस तो ऑफसेट ही नहीं कर सकते ऑर्डिनरी इनकम के अगेंस्ट। कैपिटल गेन कैपिटल इनकम के अगेंस्ट ही ऑफसेट हो सकते हैं, और कैपिटल लॉस कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही ऑफसेट हो सकते हैं, ऑर्डिनरी इनकम के अगेंस्ट नहीं हो सकते। इंडिविजुअल्स, अगर इस बंदे की ऑर्डिनरी इनकम थी $70,000, तो ये मैक्सिमम ऑफ $3,000 ऑफ कैपिटल लॉस को ऑर्डिनरी इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकता है ईच ईयर। मतलब इस केस में इसका कैपिटल लॉस 5,000 का स्प्लिट हो जाएगा 3,000 में और $2,000 में। ये $2,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा फ्यूचर पीरियड में, नेक्स्ट पीरियड में। ये $3,000 का जो लॉस है कैपिटल लॉस, ये कैपिटल लॉस इसके साथ ऑफसेट हो जाएगा। तो जहां पहले इसको अपनी ऑर्डिनरी इनकम ऑफ 50,000 $70,000 पे टैक्स देना था, अब वो इसमें से $3,000 माइनस करके $67,000 पे टैक्स देगा। क्या ये बात समझ में आई आप सभी को? क्लियर है? यस। ठीक है। सो नाउ यस सर। थोड़ा लॉस लिमिटेशंस, एट रिस्क अमाउंट एंड कुछ ऐसे और कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, किताब की तरफ चलते हैं। बिफोर आई प्रोसीड टू दी टेक्स्ट, मुझे एक बार बता दीजिए, क्या यहाँ तक की सारी कहानी क्लियर है आप लोग सभी को? पक्का? यस सर। श्योर? यस सर। सर वो वेरी, 3,000 जो है वो कोई ये, अपना वो लिमिट है? यस दिस इज अ लिमिट $3,000। अरे अपनी मर्जी से थोड़ा ना कुछ भी बता दूंगा यार। हाँ, $3,000 की लिमिट है। $3,000 तक का कैपिटल लॉस हर साल एक इंडिविजुअल अपनी ऑर्डिनरी इनकम से सेट ऑफ कर सकता है, एंड $3,000 के ऊपर का जो कैपिटल लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ठीक है। तो अब अगले साल, चलो अगले साल की भी बात कर लेते हैं। अगर अगले साल ऑर्डिनरी इनकम जाती है 2,000, $20,000 की इस बंदे की, तो ये अपना पिछले साल का कैरी फॉरवर्डेड $2,000 का कैपिटल लॉस जो है वो सेट ऑफ कर सकता है यहाँ। एंड अब वो जहां पहले $20,000 पे टैक्स देता, अब वो $18,000 पे टैक्स देगा। अब देखिए,
इसका $5,000 का कैपिटल लॉस, जो सिर्फ कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ होता अगर होती, बट ये इंडिविजुअल है, इसीलिए 3,000, अप टू $3,000 ही अपनी ऑर्डिनरी इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकता है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। प्रभजोत, सॉर्टेड। सर ये कितने सालों तक कर सकता है ऐसे? यस सर, यस।